हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे फ्रेंड्स नेटवर्क डायग्राम, जिसमें हम लोगों ने क्रिटिकल पाथ मेथड देखा, देन प्रोजेक्ट क्रैशिंग कैसे होता है, प्रोजेक्ट कॉस्ट कैसे कैलकुलेशन होता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है गाइस तो प्लीज़ आई बटन पे क्लिक कीजिए, आपको वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे। उसके बाद गाइस आज हम लोग पढ़ेंगे फ्लोट कैलकुलेशन करना। अब देखिए फ्लोट क्या होता है, समझिए चीज़ों को। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है। अगर वीडियो को पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए फ्लोट क्या होता है। देखिए सपोज यहाँ पे मैं एक नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ, आराम से देखिएगा, थोड़ा पेशेंटली देखिएगा। फ्लोट आप लोग को बहुत क्लियरली समझ में आएगा। मैं बिल्कुल भी हड़बड़ नहीं करूँगी गाइस, हम लोग धीरे धीरे एकदम से सीखेंगे। सो दैट एक बार सीखिए बट लाइफ टाइम के लिए वो चीज़ याद होना चाहिए आप लोग को। ये मैंने एक नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ किया, ठीक है। आप लोग को तो समझ में आता ही होगा नेटवर्क डायग्राम। ये सपोज एक्टिविटी ए, एक्टिविटी बी, एक्टिविटी सी, एक्टिविटी डी, एक्टिविटी ई, एक्टिविटी एफ, जी एंड एच, ठीक है। सपोज ए एक्टिविटी को करने के लिए लगते हैं 4 डेज, बी को 6 डेज, सी को 5 डेज, ई को सपोज 4 डेज, एफ को सपोज 2 डेज, जी को सपोज 3 डेज, एच को भी सपोज 3 डेज, ठीक है। ये मैंने एक रफली नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ किया है, राइट। यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कैलकुलेशन करते थे, राइट। अब प्रोजेक्ट ड्यूरेशन क्या होता था, क्रिटिकल पाथ जो होता था, लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन इज द मिनिमम प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, राइट। तो यहाँ पे आप लोग अगर प्रोजेक्ट ड्यूरेशन देखेंगे तो पॉसिबल पाथ क्या क्या है गाइस, ए जी एच। ये ए जी एच एक है, इसका ड्यूरेशन कितना होगा, 4 + 3 7 + 3 10, राइट। देन ए डी एफ एच, ये कर सकते हैं हम लोग, ए डी एफ एच, इसका ड्यूरेशन कितना होगा 4 प्लस डी का ड्यूरेशन है सपोज 5 डेज, ठीक है। 4 + 5 9 + 2 11 + 3 14। उसके बाद और क्या कर सकते हैं, बी एफ एच स्ट्रेट है, बी एफ एच 6 + 2 8 + 3 11, ये सब मैंने ऑलरेडी सिखा दिया है, आप लोग अर्लियर वीडियोस देखेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। देन सी ई एच, सी ई एच कितना है 5 + 4 9 + 3 12, ये 4 ही पाथ पॉसिबल है, राइट। अब प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कौन सा है, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है ये वाली, दिस इज द क्रिटिकल पाथ, राइट। सो इसको अगर मैं डार्क कर दूं ए डी एफ एच, तो ये आप लोग का क्रिटिकल पाथ होगा, ए डी एफ एंड एच, ये क्रिटिकल पाथ है, राइट। तो अगर आप लोग मेरी वीडियोस कंसिस्टेंटली अगर आप लोग फॉलो कर रहे हैं तो आप लोग को मैंने बताया था, हम लोग लास्ट वीडियो में अभी तक क्या देखा था, क्रिटिकल पाथ जो है दैट इज द मिनिमम प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। दैट मीन्स ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए मिनिमम हमको 14 डेज टाइम लगेंगे, राइट। एंड क्रिटिकल पाथ की जो एक्टिविटीज है उसको हम लोग डिले नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन होता है ये क्रिटिकल पाथ का ही ड्यूरेशन है, जो सबसे लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन होता है। अगर हम क्रिटिकल पाथ के कोई भी एक्टिविटीज़ को डिले कर देते हैं देन हम लोग का ये क्रिटिकल पाथ का ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, दैट मीन्स प्रोजेक्ट ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, राइट। ये चीज़ मैंने आप लोग को बताया था। उसके बाद हम लोगों ने देखा अगर आपको कोई प्रोजेक्ट को 14 डेज से कम में करना है, सपोज 13 में 12 में 11 में करना है, आपको मैनेजमेंट ने टारगेट दी है, देन यू विल हैव टू बेयर सम एक्स्ट्रा कॉस्ट, दैट इज डायरेक्ट कॉस्ट आप लोग को एक्स्ट्रा लगता है, इनडायरेक्ट कॉस्ट में आपको सेविंग्स होती है। उस हिसाब से हम लोगों ने देखा था प्रोजेक्ट क्रैशिंग में, राइट। प्रोजेक्ट क्रैशिंग भी हम लोगों ने देख लिया, अगर 13 डेज में प्रोजेक्ट को कंप्लीट करनी है, 12 डेज में करनी है, 11 डेज में करनी है, तो हमको कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा, वो हम लोगों ने देखा। बट आज हम लोग फ्लोट पढ़ेंगे, वो क्या है देखिए। अगर आपको 14 डेज में ही प्रोजेक्ट कंप्लीट करनी है, मिनिमम ड्यूरेशन 14 डेज है एंड आपको कंप्लीट भी 14 डेज में ही करनी है, बट आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, आपके पास क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेस है। चीज़ों को समझिए,
देखिए यहाँ पे आप एक्टिविटी ए बी सी तीनों एक ही इवेंट से शुरू करें, दैट मीन्स तीनों एक्टिविटी एट ए टाइम शुरू हो रहा है। सपोज तीनों ही एक्टिविटी में 10 लेबर आपको चाहिए, तीनों ही एक्टिविटी में आपको ईच एक्टिविटी में 10 लेबर चाहिए, बट यू हैव ओनली 20 लेबर्स टुडे। आपके पास आज सिर्फ 20 लेबर्स अवेलेबल है, कल आपको 30 लेबर्स अवेलेबल हो जाएंगे, बट आपको तीनों ही काम एट ए टाइम शुरू करनी है, राइट। आप डिले नहीं कर सकते, तो आप क्या करेंगे, ऑफकोर्स आज 10 लेबर और बाहर से एक्स्ट्रा लेके आएंगे। इसके लिए शायद आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉस्ट बियर करनी पड़े, राइट, क्योंकि लेबर्स अवेलेबल नहीं है। आप थोड़ा सा ओवर टाइम या फिर थोड़ा सा प्रीमियम दे के आप उसको रखेंगे, राइट। यहाँ पे आपको ये कॉन्सेप्ट बोल रहा है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर तीनों एक्टिविटी एट ए टाइम शुरू है तो आपको तीनों को एक ही साथ करना है। अगर ये एक्टिविटी में से किसी भी एक्टिविटी की फ्लोट है, आप उस एक्टिविटी को थोड़ा सा डिले भी कर सकते हैं, जिससे आपके प्रोजेक्ट ड्यूरेशन में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि देखिए ADFH इस पाथ का ड्यूरेशन है 14 डेज, इस पाथ को हम लोग डिले नहीं कर सकते हैं, बट AGH ये पाथ का ड्यूरेशन कितना है गाइस, 10 डेज है। दैट मीन्स ये पाथ को हम लोग और 4 डेज से डिले कर सकते हैं। ये पाथ को, मार्क माई वर्ड, ये पाथ को हम लोग 4 डेज से डिले कर सकते हैं, राइट, तब भी हम 14 डेज में आके पहुंच जाएंगे। BFH ये पाथ को हम लोग 3 डेज से डिले कर सकते हैं क्योंकि 11 डेज टाइम ले रहा है। CEH ये पाथ को हम लोग 2 डेज से डिले कर सकते हैं, राइट। तो ये जो 4 डेज 3 डेज 2 डेज है ना गाइस, यही है आपका फ्लोट। दिस इज द फ्लोट ऑफ द पाथ। ये पाथ का फ्लोट है, ये पाथ को आप लोग 4 डेज से डिले कर सकते हैं, ये पाथ को आप लोग 3 डेज से डिले कर सकते हैं। अंडरस्टूड। नाउ ये पाथ AGH में तो 3 एक्टिविटी है, एक्टिविटी A, एक्टिविटी G, एक्टिविटी H। नाउ कौन सी एक्टिविटी को हम लोग 4 डेज से डिले कर सकते हैं, क्योंकि देखो ये पाथ में 2 एक्टिविटी ऐसे हैं, जैसे एक्टिविटी A एंड H, ये तो क्रिटिकल पाथ में फॉल कर रहा है। दैट मीन्स ये दोनों एक्टिविटी को हम लोग नहीं चेंज कर सकते, इसको टाइमली करना पड़ेगा, अदरवाइज इसका ड्यूरेशन चेंज हो जाएगा। तो हम लोग ऑब्वियसली G एक्टिविटी को हम लोग डिले कर सकते हैं, ठीक है। इसको 4 डेज से आप लोग डिले कर सकते हो, क्लियर है। उसके बाद BFH में F एंड H आर फॉलोइंग अंडर क्रिटिकल पाथ, ये दोनों को आप नहीं चेंज कर सकते, सो इसको आप लोग चेंज कर सकते हैं 3 डेज से, ठीक है। नाउ ये दोनों तो इजी था क्योंकि क्रिटिकल पाथ में रिमेनिंग पाथ फॉल कर रहे थे, एक ही एक्टिविटी बच रहा था, तो उसको हम लोगों ने फ्लोट ले लिया। बट अब ये जो पाथ है CEH, इसमें एक ही क्रिटिकल पाथ की एक्टिविटी है, दैट इज H एक्टिविटी। बट नाउ ये जो 2 डेज से आप डिले कर सकते हो ये पाथ को, आप एक्टिविटी C को डिले करोगे ना एक्टिविटी E को डिले करोगे, या फिर C को 1 डे E को 1 डे करोगे, या फिर दोनों में से किसी एक को ही 2 दिन से डिले करोगे। उसके लिए आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा एक्टिविटी ऑफ फ्लोट ऑफ द एक्टिविटी, ठीक है। हर एक एक्टिविटी का आपको फ्लोट कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सो बेसिकली फ्लोट क्या है आपको समझ में आएगा गाइस। आप एक एक्टिविटी को कितने दिन से डिले कर सकते हो सो दैट आपका प्रोजेक्ट ड्यूरेशन में कुछ भी चेंजेस नहीं आएगा। एंड डिले करने का ऑब्जेक्टिव क्या है कि अगर आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेस हैं देन आप उसको अच्छे से मैनेज कर सको रिसोर्सेज को, या फिर आप अपने एक्टिविटीज़ जो है उसको प्रॉपरली शेड्यूल कर सको कि किसके बाद कौन सी एक्टिविटीज़ करनी है। समझ में आया। तो बेसिकली फ्लोट क्या है आप लोग समझे, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लोट, टोटल फ्लोट ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, समझ में आया। नाउ ये फ्लोट जो होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं, क्या होते हैं, थोड़ा सा मैं आपको थियोरेटिकली नोट्स लिखा है पढ़ा देती हूँ, फिर हम लोग प्रैक्टिकल पे आएंगे, कैसे इसको कैलकुलेट करना है वो मैं आपको सिखाऊंगी। ठीक है, देखिए फ्लोट इज द अमाउंट ऑफ टाइम the activity can be delayed without impacting the overall project completion time। ये तो क्लियर है, मैंने बोल दिया। फ्लोट वो टाइम है जिससे हम एक एक्टिविटी को डिले कर सकते हैं विदाउट इम्पैक्टिंग द ओवरऑल प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम। प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम 14 डेज ही, 14 डेज में ही कंप्लीट होगा, हम दूसरे एक्टिविटीज को डिले करेंगे। क्लियर हुआ।
The objective of calculating float is to efficiently schedule project activity and utilize the resource in optimum manner. That is unnecessary. We shouldn't manage the resource at higher cost. जैसे कि मैंने कहा 20 लेबर्स अवेलेबल हैं बट चाहिए 30, तो आप 10 लेबर्स एक्स्ट्रा ले आए, बट हम एक एक्टिविटी को एक दिन बाद भी शुरू कर सकते थे, एक्टिविटी सी को एक दिन बाद भी शुरू कर सकते हैं, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन में कोई हैम्पर नहीं आएगा, तो हम लोग 10 लेबर एक्स्ट्रा कॉस्ट में क्यों लेके आएंगे। सो दैट इज द ऑब्जेक्टिव। अगर हम लोग फ्लोट जान जाएंगे तो हम लोग एक्टिविटी को प्रॉपरली शेड्यूल कर पाएंगे, हमको एक्स्ट्रा रिसोर्स एक्स्ट्रा कॉस्ट में लाना नहीं पड़ेगा, हम लोग अपने ही रिसोर्सेज में, कम रिसोर्सेज में एक्टिविटीज को मैनेज कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए ये फ्लोट कितने टाइप्स के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्लोट, टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट एंड इंडिपेंडेंट फ्लोट। और भी 1-2 फ्लोट होते हैं बट वो आपके सिलेबस में नहीं है, आप लोग को इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सीएमए के सिलेबस में फ्री फ्लोट एंड इंडिपेंडेंट फ्लोट भी नहीं पूछता है, हालांकि है बट नहीं पूछता है, हार्डली टोटल फ्लोट ही पूछता है आप लोग को। बट सीए का जो स्टडी मैट है, सीए में आपको फ्री फ्लोट एंड इंडिपेंडेंट फ्लोट दोनों ही पूछता है, तो मैं आपको तीनों ही पढ़ाऊंगी, टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट एंड इंडिपेंडेंट फ्लोट, बिकॉज आई डोंट वांट कि सीएमए स्टूडेंट किसी भी तरीके से सीए स्टूडेंट से कम में रहे, स्पेशली कॉस्टिंग में तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो हम लोग तीनों ही फ्लोट पढ़ेंगे। 3 टाइप्स के फ्लोट होते हैं, टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट एंड इंडिपेंडेंट फ्लोट। बहुत ईजी है। देखिए, नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू कैलकुलेट फ्लोट। फ्लोट कैलकुलेशन करने के लिए गाइस एक नेटवर्क डायग्राम में आपको 2 चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ती है। पहला है ई, दूसरा है एल। ठीक है, 2 चीज़ आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ई एंड एल। उसके बाद आप लोग को ईएसटी, एलएफटी, एलएसटी एंड ईएफटी कैलकुलेट करना पड़ेगा। हम बोलोगे मैम क्या बोल रहे हैं आप, ई एल, ईएसटी, एलएफटी क्या है ये? सुनिए, you need to find out E and L of each event. Mark the words E and L of each event in a network diagram and EST, LFT, LST, EFT of each activity in a diagram. तो इतना तो आप लोग को समझ में आता होगा कि E and L हम किसका कैलकुलेट करेंगे, इवेंट का कैलकुलेट करेंगे, एंड EST, LFT, LST एंड EFT हम ईच एक्टिविटी का कैलकुलेट करेंगे, राइट। अब इवेंट एंड एक्टिविटी अगर आप लोग भूल गए होंगे क्योंकि मैंने स्टार्टिंग क्लास में बताया था, तो मैं बताऊं इवेंट कैसे होता है। एक होता है स्टार्ट इवेंट, एक होता है एंड इवेंट। इसको हम लोग सर्किल से डिनोट करते हैं एंड नंबर से, दैट इज नोन एज इवेंट। 1 एंड 2 आर इवेंट। जहाँ से स्टार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं टेल इवेंट, जहाँ पे कंप्लीट होता है उसको हम लोग बोलते हैं हेड इवेंट, राइट। एंड ये जो पूरा एरो मार्क है जॉइनिंग द 2 इवेंट, इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिविटी, राइट। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, आप हर एक इवेंट का आप लोग क्या करेंगे, ई एंड एल कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये इवेंट का ई एल एंड कैलकुलेट करेंगे, ये इवेंट का ई एंड एल कैलकुलेट करेंगे, एंड ईएसटी, एलएफटी, एलएसटी, ईएफटी फॉर एन एक्टिविटी, ये एक्टिविटी का आप लोग ईएसटी, एलएफटी, एलएसटी एंड ईएफटी कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है, ये चीज़ समझे। ई होता है आपका अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम ऑफ एन इवेंट। ठीक है, ये मैं आपको नेटवर्क डायग्राम के थ्रू बताऊंगी, तो आप बस ये समझिए कि फ्लोट कैलकुलेशन करने के लिए हमको इतने चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो आज मैं आप लोग को सिखाऊंगी ई कैसे कैलकुलेट करेंगे, ईएसटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, ईएफटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। कल मैं आप लोग को बताऊंगी एल कैसे कैलकुलेट करेंगे, एलएफटी कैसे करेंगे, एलएसटी कैसे करेंगे। उसके बाद फिर फ्लोट में कुछ है ही नहीं। ठीक है, देखिए अब समझिए ई क्या होता है, मैं आप लोग को वही डायग्राम के थ्रू बताऊंगी। देखिए गाइस, पहले यहाँ पे मैं कुछ बॉक्सेस बना दे रही हूँ टू कैलकुलेट ई एंड एल। ये फॉर्मूला आप लोग अप्लाई कीजिएगा, आप लोग को कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, 2 बॉक्स मैंने बनाया क्योंकि मैंने क्या कहा, हर एक इवेंट का आपको ई एंड एल कैलकुलेट करनी है, राइट। तो ई को लिखेंगे हम लोग फर्स्ट बॉक्स में, एल को लिखेंगे हम लोग सेकंड बॉक्स में। तो आज हम लोग ई कैलकुलेट करना सीखेंगे। ई क्या होता है गाइस, समझिए। देखिए जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर इवेंट पे शुरू होंगे, राइट। ए बी सी एक्टिविटी जो है वो इवेंट 1 पर शुरू होंगे, राइट। अभी ये जो इवेंट 1 है ये एक पर्टिकुलर टाइम पे शुरू होगा,
राइट क्योंकि ये पहली एक्टिविटीज़ है तो इसको हम लोग 0th टाइम से पहले शुरू नहीं कर सकते। ई का मतलब है वो वक्त जिससे पहले हम जो सक्सीडिंग एक्टिविटी है उसको हम लोग शुरू नहीं कर सकते हैं। एक्टिविटी ए बी सी हम 0th टाइम से पहले शुरू नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ क्लियर है। इसको हम लोग 0th टाइम पे शुरू करेंगे, 0 टाइम से पहले कुछ टाइम थोड़ी होता है, तो बेसिक टाइम जो है इससे पहले हम लोग इसको शुरू नहीं कर सकते। तो जो फर्स्ट इवेंट होता है उसका ई हमेशा 0 होता है क्योंकि उसको हम लोग 0th टाइम से शुरू करेंगे। नाउ अभी आप लोग समझेंगे, देखिए एक्टिविटी जी या फिर आप आइए इवेंट 2 पे, ठीक है। इवेंट 2 आप मिनिमम से मिनिमम कब शुरू कर सकते हैं मुझे बताइए। इवेंट 2 आप मिनिमम से मिनिमम कितने दिन से पहले शुरू नहीं कर सकते हैं। देखो इवेंट 1 आप लोगों ने शुरू किया 0th टाइम पे, इवेंट 1 से एक्टिविटी ए, एक्टिविटी बी, एक्टिविटी सी होगी, उसके बाद नेक्स्ट सक्सीडिंग इवेंट सब स्टार्ट होंगे, ठीक है। अब आप मुझे बोलिए, इसको मैं नंबरिंग कर देती हूँ, इवेंट 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। नाउ इवेंट 2 आप मिनिमम से मिनिमम इवेंट 2 में पहुंचने के लिए आपको कितना दिन लगेगा, किससे पहले आप इवेंट 2 के आगे की एक्टिविटी शुरू नहीं कर सकते। देखो आप 0 टाइम से इवेंट 1 स्टार्ट किए, ठीक है, इवेंट 1 से आप आए एक्टिविटी ए किए, एक्टिविटी ए करने में मिनिमम आपको कितना टाइम लग रहा है, 4 डेज लग रहा है। तो इवेंट 2 के आगे की एक्टिविटीज आप 4 दिन से पहले शुरू नहीं कर सकते हैं, ये चीज क्लियर हुआ। मिनिमम 4 दिन आपको यहाँ पहुंचने के लिए लगेंगे और 4 दिन से पहले आप इसके आगे की एक्टिविटीज नहीं कर सकते हैं। वैसे ही इवेंट 4 आप कितना दिन पहले शुरू नहीं कर सकते हैं, 0 टाइम से आपने इवेंट 1 किया, देन आप एक्टिविटी सी करेंगे, सी करने के लिए मिनिमम आपको 5 डेज लगेंगे एंड इवेंट 4 में आते हैं तो आपको मिनिमम 5 डेज लगेंगे। 5 दिन से पहले आप इवेंट 4 की आगे की एक्टिविटीज शुरू नहीं कर सकते हैं, क्लियर हुआ। नाउ इवेंट 3 आप कितने दिन पहले शुरू नहीं कर सकते हैं। आप बोलेंगे मैम देखिए इवेंट 1 0 टाइम पे स्टार्ट हुआ, एक्टिविटी बी को मिनिमम 6 दिन लगेंगे एंड 6 दिन से पहले हम इवेंट 3 के आगे की एक्टिविटीज शुरू नहीं कर सकते हैं। बट मैं कहूँगी इवेंट 3 की आगे की एक्टिविटीज 2 एक्टिविटी पर डिपेंड करती है, एक्टिविटी बी एंड एक्टिविटी डी। तो जब एक्टिविटी बी एंड एक्टिविटी डी दोनों कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद ही हम इसके आगे की एक्टिविटीज करेंगे। तो एक्टिविटी बी तो आप 6 डेज में कंप्लीट करके यहाँ पहुँच जाओगे, बट एक्टिविटी डी 6 डेज में यहाँ तक नहीं आएगा क्योंकि एक्टिविटी ए के बाद एक्टिविटी डी होगी। एक्टिविटी ए को करने के लिए लग रहे हैं 4 डेज, देन एक्टिविटी डी को करने के लिए लगेंगे 5 डेज, मिनिमम 9 डेज। 9 डेज के बाद ही आप एक्टिविटी एफ कर पाएंगे क्योंकि 9 डेज के अंदर ये भी कंप्लीट हो जाएगा, बट 6 डेज के अंदर ये कंप्लीट नहीं होगा एंड जब दोनों कंप्लीट होंगे उसके बाद ही हम इसके आगे की एक्टिविटीज करेंगे। सो इवेंट 3 का जो ई कितना होगा 9, मिनिमम 9 डेज लगेंगे यहाँ पहुँचने के लिए एंड 9 डेज के बाद ही हम एफ एक्टिविटी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो एफ एक्टिविटी हम 9 डेज से पहले कभी भी शुरू नहीं कर पाएंगे। उसके बाद सिमिलरली इवेंट 5 पे आइए, इवेंट 5 की आगे की एक्टिविटीज़ हम कितना दिन तक शुरू नहीं कर पाएंगे। देखिए मिनिमम कितना दिन लगा यहाँ पहुँचने के लिए। अब इवेंट 5 पे पहुँचने के लिए 3 एक्टिविटी पर डिपेंड कर रहे हैं, एक्टिविटी जी भी कंप्लीट होगा, एफ भी कंप्लीट होगा, ई भी कंप्लीट होगा। तीनों जब कंप्लीट होंगे तभी हम एच एक्टिविटी कर पाएंगे, राइट। तो मिनिमम कितना दिन लगेगा इवेंट 5 की एक्टिविटीज़ को शुरू करने के लिए। देखिए ये एक्टिविटी कंप्लीट करने के लिए कितना दिन लगेगा, 4 + 3 7, राइट। यहाँ तक आने के लिए कितना टाइम लगेगा, अब 3 तक आने के लिए आपको लगेगा 9 दिन + 2 11 डेज, ठीक है। और यहाँ जाने के लिए आपको लगेगा 5 + 4 9 डेज, तो हाईएस्ट कितना हुआ 11 डेज। तो 11 डेज से पहले आप इवेंट 5 की आगे की एक्टिविटीज शुरू नहीं कर पाएंगे, ये चीज़ क्लियर हुआ। इसके बाद देखिए इवेंट 6 तक मिनिमम से मिनिमम जल्दी से जल्दी आप कब तक पहुंच जाएंगे। इवेंट 5 में आप पहुंचे 11 दिन में, अब 11 दिन के बाद एक ही एक्टिविटी है +3, सो 14 डेज, जल्दी से जल्दी आप यहाँ 14 डेज पे पहुंच सकते हैं, इससे पहले आप लोग नहीं पहुंच पाएंगे इवेंट 6 पे। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ होगा, स्टार्टिंग में जब करोगे थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी, बट मैं फिर से आप लोग को बता रही हूँ। देखिए
ई का मतलब क्या है गाइस, आप एक इवेंट पे जल्दी से जल्दी कब पहुंच सकते हैं, अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम, कितना जल्दी आप एक इवेंट पे पहुंच सकते हैं, वो बोलता है आपका ई। अब स्टार्टिंग इवेंट पे आप जल्दी से जल्दी 0 टाइम पे पहुंचेंगे, इससे पहले तो आप पहुंच नहीं सकते, इसलिए स्टार्टिंग इवेंट का ई हमेशा क्या होगा, 0, ठीक है। एंड एंडिंग इवेंट का ई हमेशा क्या होता है, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, क्योंकि ये तो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन था 14 डेज, देखो कैलकुलेट करते भी 14 डेज आया, क्योंकि जो क्लोजिंग इवेंट 6th पे आके तो हमारा खत्म हो जाएगा काम, ठीक है। तो यहाँ का जो ई है, यहाँ पे आप जल्दी से जल्दी 14 डेज पे पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, क्योंकि ये क्लोजिंग इवेंट है, स्टार्ट 0 से करेंगे, एंड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन पे करेंगे, क्लियर है। अब देखिए, जहाँ पे एक इवेंट के लिए सिंगल एक्टिविटी है, वहाँ पे आप एक्टिविटी का ड्यूरेशन ऐड कर दीजिए। यहाँ पे क्या बोल रहा है, इवेंट 2 जल्दी से जल्दी कब शुरू हो सकता है, क्योंकि इवेंट 1 0 टाइम पे स्टार्ट हो गया, इवेंट 2 पे आने के लिए एक ही एक्टिविटी हमको करनी है, एक्टिविटी ए, जिसको लगेंगे 4 दिन, तो इवेंट 2 4 दिन से पहले हम शुरू नहीं कर सकते, दैट इज द ई ऑफ इवेंट 2, ठीक है। सिमिलरली इवेंट 4 पे आने के लिए एक ही एक्टिविटी है, अब ये एक्टिविटी को करने के लिए मिनिमम 5 डेज लगेंगे, तो इवेंट 4 हम 5 डेज से पहले शुरू नहीं कर सकते हैं, इवेंट 4 पे 5 डेज से पहले हम लोग नहीं पहुंच सकते, या फिर इवेंट 4 के आगे की एक्टिविटीज हम 5 दिन से पहले शुरू नहीं कर सकते हैं, दैट इज द ई। बट प्रॉब्लम कहाँ पे हो रहा है, जहाँ पे मल्टीपल एक्टिविटीज आ रहे हैं, लाइक इवेंट 3 के पहले 2 एक्टिविटीज हैं जिसके ऊपर इवेंट 3 डिपेंड कर रहा है, ठीक है। प्रीसीडिंग 2 एक्टिविटी है बी एंड डी, जो कंप्लीट होने के बाद ही इवेंट 3 के आगे की एक्टिविटीज कंप्लीट होंगी। ऐसे में हम क्या करेंगे, दोनों ही एक्टिविटी को देखिए, कौन सा एक्टिविटी लेट में कंप्लीट हो रहा है। अब एक्टिविटी बी तो 6 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, 6 दिन में हम इवेंट 3 में पहुंच जाएंगे, बट क्या हम एक्टिविटी एफ शुरू कर पाएंगे 6 दिन के बाद, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक्टिविटी एफ कब शुरू होगा, जब एक्टिविटी बी एंड एक्टिविटी डी दोनों कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद हम एक्टिविटी एफ शुरू कर पाएंगे, राइट। तो एक्टिविटी डी कंप्लीट होने के लिए कितना दिन लगेगा, पहले एक्टिविटी ए कंप्लीट होगा 4 दिन, उसके बाद एक्टिविटी डी कंप्लीट होगा 5 डेज, तो मिनिमम 9 डेज लगेंगे इवेंट 3 में आके, इवेंट 3 के आगे की एक्टिविटीज मिनिमम 9 डेज के बाद शुरू होंगे, क्लियर है। इसके बाद इवेंट 5 पे आइए। अब इवेंट 5 के लिए भी 3 एक्टिविटियां देखिए, जी, एफ एंड ई, तीनों जब कंप्लीट होंगे उसके बाद ही हम इसके आगे की एक्टिविटीज कंप्लीट कर सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी हम इवेंट 5 में कब पहुंच पाएंगे, देखिए ए और जी तो जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे 7 डेज के अंदर, सी और ई जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे 9 डेज के अंदर, बट ये जो एफ एक्टिविटी है ये डी और बी पे डिपेंड करता है, तो ये जो डी और बी है ये तो आके 3 पे कंप्लीट हो रहे हैं, इवेंट 3 पे, एंड इवेंट 3 के आगे की एक्टिविटीज मिनिमम 9 डेज बाद शुरू हो रही है, राइट। और इसको करने में लगेंगे 2 दिन, तो 11 दिन, इसीलिए 5 तक पहुंचने के लिए आपको मिनिमम लगेंगे 11 दिन। 11 दिन से पहले आप इसके आगे की एक्टिविटीज नहीं कर पाएंगे। अब आप 11 दिन पे यहाँ जल्दी से जल्दी पहुंच गए, तो जल्दी से जल्दी आप इवेंट 6 तक कितना 14 डेज पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि 11 दिन में कंप्लीट होगा, तो उसके बाद एक ही एक्टिविटी जिसको 3 डेज लगेंगे, तो एंडिंग इवेंट पे आप 14 डेज जल्दी से जल्दी 14 डेज पे पहुंच जाएंगे। क्लियर हुआ गाइस, समझ में आया। अभी ई क्या होता है, अभी देखो ये था कॉन्सेप्ट कि ई हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, बट जब बड़ा नेटवर्क डायग्राम होता है तब थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाती है, जहाँ पे मल्टीपल पाथ्स होंगे। तो आप लोग को क्या करना है, सिंपली जहाँ पे स्टार्टिंग एक्टिविटी की इवेंट, स्टार्टिंग इवेंट की ई को आप 0 ले लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट इवेंट पे जहाँ पे सिंगल एक्टिविटी है, जैसे ए जैसे सी, ठीक है, वहाँ पे आप प्रोजेक्ट ड्यूरेशन को ऐड कर दीजिए विद द अर्लियर इवेंट। टेल इवेंट ये है, टेल इवेंट के साथ आप प्रोजेक्ट ड्यूरेशन ऐड कर दीजिए, नेक्स्ट इवेंट का ई आ जाएगा। टेल इवेंट ये है, टेल इवेंट के साथ प्रोजेक्ट ड्यूरेशन ऐड कर दीजिए, एक्टिविटी का ड्यूरेशन ऐड कर दीजिए, आपको नेक्स्ट इवेंट का ई मिल जाएगा, ठीक है। एंड जहाँ पे आपको मल्टीपल इवेंट दिखे टुवर्ड्स ए पर्टिकुलर इवेंट, तो ये इवेंट के लिए आने के लिए जितने पाथ्स हैं, ये क्या ए और डी और ये है बी, तो दोनों में से जो हाईएस्ट होगा उसको आप अर्लियर इवेंट के साथ ऐड कर दीजिए। क्लियर बात, दोनों में से। अभी देखो ये 4 + 5 9, ये 6, तो हाईएस्ट कौन सा है 9, तो हम लोग लिखेंगे 9। क्लियर है, वैसे आपको करनी है। तो यहाँ पे मैंने पूरा प्रॉपरली आप लोग को नोट्स लिखा दिया है कि ई हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए ई, देखिए इट इज नॉट पॉसिबल टू स्टार्ट एनी वर्क फ्रॉम ए पर्टिकुलर इवेंट अर्लियर देन ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि एक्टिविटी ए, बी एंड सी को आप 0 टाइम से पहले शुरू नहीं कर सकते हैं,
ठीक है, देखो मैं फिर से आप लोग को बता रही हूँ, एक्टिविटी ए, बी एंड सी को आप 0 टाइम से पहले शुरू नहीं कर सकते हैं। एक्टिविटी जी को आप 4 दिन से पहले शुरू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक्टिविटी ए आप 0 टाइम पे शुरू किए, देन इसको करने में 4 दिन लगेंगे, उसके बाद ही आप एक्टिविटी जी कर पाएंगे, जिसको लगेंगे 3 डेज। ठीक है, वही चीज बोल रहे हैं, इट इज नॉट पॉसिबल टू स्टार्ट एनी वर्क फ्रॉम ए पर्टिकुलर इवेंट अर्लियर देन ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। सारे एक्टिविटीज एक पर्टिकुलर टाइम पे शुरू होंगे, अगर आप जल्दी से जल्दी भी करेंगे देन कुछ टाइम उसको लगेंगे। दैट पर्टिकुलर टाइम विल बी नोन एज ई फॉर द इवेंट। वो जो पर्टिकुलर टाइम है उसको हम लोग बोलेंगे ई फॉर द इवेंट एंड EST फॉर द एक्टिविटी। तो अगर आप लोगों ने ई निकाल लिया तो आप लोग का EST भी बहुत इजीली निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है देखिए, अभी देखिए एक्टिविटी 1 to 2। ठीक है, एक्टिविटी 1 to 2 में 2 इवेंट है, इवेंट 1 एंड इवेंट 2। हमने दोनों ही इवेंट के ई कैलकुलेशन कर दिया। अब आप बोलोगे मैम एक्टिविटी 1 to 2 जो है दैट इज एक्टिविटी ए। ठीक है, एक्टिविटी ए के 2 इवेंट है, इवेंट 1 एंड इवेंट 2। इवेंट 1 के भी ई है, ठीक है, इवेंट 1 के ई है 0 एंड इवेंट 2 का ई है 4। तो अब जो ये एक्टिविटी 1 to 2 है इसका EST क्या है? EST स्टैंड्स फॉर अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम। एक्टिविटी ए का अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम क्या है? दैट मीन्स जल्दी से जल्दी हम एक्टिविटी ए को कब स्टार्ट कर सकते हैं? आप लोग दिमाग लगाइए, आप ये ई लेंगे या ये ई लेंगे? ऑफकोर्स आप ये वाला ई लेंगे, क्योंकि एक्टिविटी ए को आप 0 टाइम से पहले शुरू नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमेशा ई ऑफ द टेल इवेंट, क्योंकि टेल इवेंट क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, अगर ये एक एक्टिविटी है, ये इवेंट 1 है, ये इवेंट 2 है, देन ये टेल इवेंट होता है। स्टार्टिंग इवेंट इज टेल इवेंट, नॉट द एंडिंग इवेंट को टेल मत बोलना। स्टार्टिंग इवेंट इज द टेल इवेंट, एंडिंग इवेंट इज द हेड इवेंट। तो टेल इवेंट का जो ई है दैट इज EST फॉर द एक्टिविटी, क्योंकि टेल इवेंट से एक्टिविटी शुरू होती है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो यहाँ पे वही चीज बोल रहा है, दैट पर्टिकुलर टाइम विल बी नोन एज ई फॉर द इवेंट एंड EST फॉर द एक्टिविटी। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है देखिए, ई ऑफ द टेल इवेंट इज द EST फॉर द एक्टिविटी। आप क्या करेंगे, पहले जितने इवेंट्स हैं सबके ई निकाल लेंगे, उसके बाद एक्टिविटी लिखेंगे, तब हम लोग देखेंगे टेल इवेंट का जो ई है वो क्या होगा? EST फॉर द एक्टिविटी। देखियो, देन हाउ टू कैलकुलेट, हम लोग ई कैसे फाइंड आउट करेंगे उसको मैंने थियोरेटिकली लिखा दिया है। कभी आप लोग कॉन्सेप्ट भूल जाओ तो आप लोग इस तरीके से निकाल सकते हो। आइडेंटिफाई ऑल लीडिंग पाथ टुवर्ड्स द इवेंट एंड सिलेक्ट द पाथ हैविंग मैक्सिमम पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, देखिए एक पर्टिकुलर इवेंट के टुवर्ड्स कितने पाथ हैं। अभी इवेंट 2 के लिए कितने पाथ हैं? एक ही पाथ है, तो आप इसका ड्यूरेशन लिख लिए। इवेंट 4 की तरफ एक ही पाथ है, आप इसका ड्यूरेशन लिख लिए। बट इवेंट 3 की तरफ 2 पाथ हैं, एक है B, एक है A और D। तो इसमें से जो मैक्सिमम ड्यूरेशन होगा उसको आप अर्लियर इवेंट के साथ ऐड कर दीजिए। ठीक है, हैविंग मैक्सिमम पीरियड ऑफ टाइम, दैट मैक्सिमम पीरियड टाइम इज E फॉर द इवेंट एंड EST फॉर द एक्टिविटी। क्लियर हुआ गाइस? तो ई इज बेसिकली जल्दी से जल्दी हम एक एक्टिविटी को कब शुरू कर सकते हैं, फिर इवेंट के लिए जल्दी से जल्दी हम एक इवेंट तक कब पहुंच सकते हैं। एक इवेंट को हम, एक इवेंट के आगे की एक्टिविटीज हम कितने दिन से पहले शुरू नहीं कर सकते। सो दैट इज द मिनिमम स्टार्टिंग टाइम फॉर एन एक्टिविटी एंड फॉर एन इवेंट। ठीक है, अभी देखिए एक एग्जाम्पल मैं और कराती हूँ ई एंड EST कैलकुलेशन करने के लिए, सो दैट आप लोग को क्लैरिटी आएगा। देखिए गाइस, कैलकुलेट ई एंड EST फ्रॉम द फॉलोइंग नेटवर्क। आप लोग को नेटवर्क डायग्राम भी बनाना है एंड ई एंड EST कैलकुलेशन करना है। ठीक है, आप लोग के लिए मैं इसको पार्ट पे बना रही हूँ गाइस, सो दैट जो लोग थोड़ा सा धीरे समझते हैं या जो भी, आप लोग को क्लियरली समझ में आए। एक तो आपकी नेटवर्क डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस होगी जो कि 80% टाइम एग्जाम में पूछता है, एंड धीरे धीरे आप लोग क्या फिर क्रिटिकल पाथ भी कैलकुलेशन करना सीखेंगे, राइट, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो आप लोग को थोड़ा सा ज़्यादा क्लैरिटी आएगा, धीरे धीरे पास्ट चीज़ें आप भूलेंगे नहीं। इसीलिए मैंने नेटवर्क डायग्राम बनाने के साथ ही एग्जाम्पल लिया है। ये मत सोचना मैम एक ही बार में आप फ्लोट कैलकुलेशन करना सिखा देते, मैं सिखा देती, बट यहाँ पे दिख रहे हैं ना आप कितनी कन्फ्यूजन है। तो धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप लोग को अच्छा लगेगा पढ़ने के लिए। मेरा तरीका है पढ़ने का, इसीलिए मैं इस तरीके से आप लोग को पढ़ाऊंगी। ठीक है, कैलकुलेट ई एंड EST फ्रॉम द फॉलोइंग नेटवर्क।
आपको यहाँ पे एक्टिविटी दे दी है 1 to 2, 1 to 3, 1 to 4, प्रीसीडिंग एक्टिविटी दे दी गई है, तो आप लोग को बेसिकली नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करना है। देन एक्टिविटी की आप लोग को यहाँ पे ड्यूरेशन दे दी गई है, ऑफकोर्स ड्यूरेशन देगी तभी हम लोग ई निकाल पाएंगे, ठीक है। तो आइए आप लोग पहले वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप लोग, ये रहा क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग बनाएंगे नेटवर्क डायग्राम। नेटवर्क डायग्राम बनाने के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे ई एंड ई एस टी कैलकुलेशन करना, ठीक है। देखिए हम लोग को दिया है एक्टिविटी, देखो यहाँ पे मैं आप लोग को समझा दे रही हूँ। एक्टिविटी 1 to 2, 1 to 3, 1 to 4, इससे पहले कुछ भी नहीं है। दैट मीन्स दीज 3 एक्टिविटीज आर साइमल्टेनियस एक्टिविटीज एंड एट ए टाइम शुरू होंगे। नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करते टाइम मैंने बहुत अच्छे से बताया है गाइस। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आई बटन पे क्लिक कीजिए, आपको नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करने का लिंक मिल जाएगा, तो पहले वो देखिए, उसके बाद ही आप ये सब क्लास कर सकते हैं, ठीक है। 1 to 2, 1 to 3, 1 to 4 से पहले कुछ भी एक्टिविटी नहीं है। देन आप लोग क्वेश्चन कैसे पढ़ेंगे, रिवर्स मोड में। 1 to 2 के बाद क्या है, 2 to 3, 1 to 4 के बाद क्या है, 4 to 5, 1 to 3 एंड 2 to 3 जहाँ पे कंप्लीट होंगे वहाँ पे 3 to 5, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ग्रेड करके नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो पहले हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, 1 to 2, 1 to 3 एंड 1 to 4, ठीक है। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। पहला है 1 to 2, 1 to 3 एंड 1 to 4, ये है 1 to 2, 1 to 3। अगर आप लोगों को कन्फ्यूज़न होती है तो आप लोग पहले रफ में कीजिए, उसके बाद आप लोग कीजिए, ठीक है। मैंने सीरियली लिख दिया 1 to 2, 1 to 3, 1 to 4। उसके बाद है 1 to 2 के बाद 2 to 3, 1 to 2 के बाद 2 to 3, इसीलिए मैंने 3 को थोड़ा सा बड़ा किया था। अब 2 to 3 को आप यहाँ पे ज्वाइंट कर दीजिए, सिंपल। उसके बाद है 1 to 4 के बाद 4 to 5, 1 to 4 के बाद 4 to 5, ओके। तो 4 to 5 एक अलग से है ना, ठीक है। मैं ऐसे कर दे रही हूँ 4 to 5, ठीक है। इसके बाद है 1 to 3 एंड 2 to 3 के बाद 3 to 5, 1 to 3 एंड 2 to 3, ये दोनों जहाँ पे कंप्लीट होंगे यहाँ के बाद है 3 to 5, ओके। तो मैं इसको ज्वाइंट कर दे रही हूँ 3 to 5, अच्छा मैंने 4 to 5 ले लिया था। इसके बाद है 1 to 2 के बाद 2 to 6, ओके। और उसके बाद 4 to 6 भी है, तो ऐसे भी जाएगा एंड ऐसे भी जाएगा, कोई बात नहीं। 2 to 6, तो मैं इसको थोड़ा सा और लंबा ले रही हूँ। अच्छा डायग्राम है गाइस, आप लोग को बहुत कुछ सीखने मिलेगा। 2 to 6, ठीक है। इसको मैंने दे दिया 6। उसके बाद है 1 to 4 के बाद 4 to 6, 1 to 4 के बाद 4 to 6, तो इसको मैं सिंपली ज्वाइंट कर दूंगी 6 के साथ, ठीक है। उसके बाद है 3 to 5 एंड 4 to 5, 3 to 5 एंड 4 to 5 के बाद 5 to 6, ओके। तो इसको मैंने सिंपली ज्वाइंट कर दिया, ठीक है। अच्छे से नेटवर्क डायग्राम था, आप रफली करके फिर करेंगे तो हो जाएगा आप लोग का, ठीक है। उसके बाद देखिए जो ड्यूरेशन है उसको मैं लिख रही हूँ। 1 to 2 एक्टिविटी का ड्यूरेशन है 4 डेज, 1 to 3 का है 3 डेज, 1 to 4 का है 7 डेज, 2 to 3 का है 9 डेज, 4 to 5 का है 4 डेज, 3 to 5 का है 4 डेज, 2 to 6 का है 2 डेज, 4 to 6 का है 5 डेज, 5 to 6 का है 3 डेज। नाउ आप लोग के मन में, जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं उनके मन में तो क्वेश्चंस नहीं आएगा। जो डायरेक्टली वीडियो देख रहे हैं उनको लग रहा होगा मैम 2 दिन के लिए इतना बड़ा, 5 दिन के लिए भी उतना बड़ा, 7 दिन के लिए छोटू सा, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये नेटवर्क डायग्राम है बेटा, ये टाइम स्केल डायग्राम नहीं है, ठीक है। ये टाइम स्केल डायग्राम नहीं है तो टाइम के अकॉर्डिंग हम लोग उसके लेंथ नहीं लेंगे, ये मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, फिर से बता दे रही हूँ। क्योंकि ये टाइम स्केल डायग्राम नहीं है, इसीलिए आप लोग ये मत देखना कि किसको लंबा करना है किसको छोटा करना है, दैट ओनली आपको लेफ्ट टू राइट पे डायग्राम बनाना है। क्लियर है? इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ई कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो जैसे मैंने बताया आप लोग बॉक्स कीजिए, हर एक इवेंट के हम लोग ई कैलकुलेट करेंगे। ई कैलकुलेट करने से ईएसटी हम लोग ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेंगे, राइट। ई फॉर टेल इवेंट विल बी ईएसटी फॉर द एक्टिविटी, तो हम लोग को प्रॉब्लम नहीं होगी। नाउ देखिए जो स्टार्टिंग इवेंट है उसका ई क्या होगा, 0, क्योंकि 0 टाइम से पहले हम
ये सारे एक्टिविटीज़ को शुरू नहीं कर सकते। ये इवेंट के जो आगे की एक्टिविटीज़ है मिनिमम 0 टाइम पे वो शुरू होगा, राइट। अब आइए इवेंट 2 पे। इवेंट 2 की आगे की एक्टिविटीज़ हम जल्दी से जल्दी कब शुरू कर सकते हैं? 4 दिन, क्योंकि एक तो कॉन्सेप्ट वाइज भी 4 दिन है, क्योंकि आप इवेंट 1 to 2 करने के लिए एक्टिविटी आपको 4 दिन लगेंगे, तो 4 दिन से पहले आप इसके आगे की एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते हैं। एंड दूसरा, अगर मैं आपको रटने वाले तरीके से बताऊं तो एक पर्टिकुलर इवेंट में जाने के लिए कितने रास्ते हैं, इसके लिए एक ही पाथ है, तो उसका जो ड्यूरेशन है आप अर्लियर इवेंट के साथ उसको ऐड कर दीजिए। क्लियर हुआ? उसके बाद देखिए इवेंट 4। इवेंट 4 के आगे की एक्टिविटीज हम मिनिमम से मिनिमम कितना जल्दी शुरू कर सकते हैं? 7 दिन, क्योंकि अगर आप 0th पे ये स्टार्ट करें तो मिनिमम 1 to 4 एक्टिविटी के लिए आपको 7 डेज का टाइम लगेगा, तो इसके कि आगे की एक्टिविटीज आप 7 दिन से पहले नहीं कर सकते हैं। एंड एक ही पाथ है, तो जो ड्यूरेशन है वही आपका ई ऑफ द नेक्स्ट इवेंट रहेगा, ठीक है। नाउ इवेंट 3, सिमिलर टू माई एग्जाम्पल। इवेंट 3 में आने के लिए आपके लिए 2 रास्ता है, एक तो 1 to 3, देन 1 to 2, 2 to 3। तो इवेंट 3 की आगे की एक्टिविटी जल्दी से जल्दी आप कब करेंगे? जब ये दोनों ही पाथ कंप्लीट हो जाएंगे, राइट। तो ये पाथ करने के लिए आपको 3 डेज लग रहे हैं, ये पाथ करने के लिए आपको 4 + 9 13 डेज लग रहे हैं। तो 13 डेज होने के बाद ही आप आगे की एक्टिविटीज कर पाएंगे। 3 का ये क्या होगा? 13, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुआ? अगर आप रटने के तरीके से जाएंगे तो एक पर्टिकुलर इवेंट के टूवर्ड्स कितना पाथ है? 2 पाथ है, ठीक है, 1 and 2। 2 पाथ में से जो हाईएस्ट होगा 4 + 9 13 एंड दिस इज 3, तो ई क्या होगा? जो मैक्सिमम होगा वो आपका ई होगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट वाइज जाएंगे तो इवेंट 3 के आगे की एक्टिविटीज आप जल्दी से जल्दी कब शुरू कर सकते हैं? जब ये दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। ये दोनों कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगेगा? ये तो 3 दिन में हो जाएगा, बट इसको कंप्लीट होने के लिए टाइम लगेगा, बिकॉज दिस एक्टिविटी डिपेंड्स अपन दिस एक्टिविटी। इसको 4 डेज लगेंगे, देन इसके बाद 9 डेज लगेंगे, तो 13 डेज लगेंगे। 13 डेज के बाद ही हम आगे की एक्टिविटीज कर पाएंगे, ठीक है। इवेंट 5 में आइए। इवेंट 5 आप जल्दी से जल्दी कितना जल्दी शुरू कर सकते हैं? इसके आगे की एक्टिविटीज आप देखिए। अब 5 तक पहुंचने के लिए देखिए, अगर आप दिमाग लगाएंगे, पहले दिमाग मत लगाइए, पहले समझिए कितने पाथ हैं। देखिए 1 2 3 5, तो 5 की आगे की एक्टिविटीज कब शुरू होगी? जब 3 to 5 कंप्लीट हो जाएगा एंड जब 4 to 5 कंप्लीट हो जाएगा। 3 to 5 कंप्लीट होने के लिए 2 रास्ते हैं, एक तो 1 2 3 5, एक 1 2 3 3 to 5। 1 2 3 5 देखिए, एक रास्ता क्या है? 1 2 3 5, 5 तक पहुंचने के लिए। एक क्या है? 1 3 5, राइट। 5 तक पहुंचने के लिए और रास्ता क्या है? 1 4 5, राइट। 1 2 3 5 आने के लिए कितना टाइम लगेगा? 1 2 3 5, 4 + 9 13 + 4 17 दिन। 1 3 5 तक 5 में आने के लिए कितना लगेगा? 3 + 4 7। 1 4 5 के लिए कितना लगेगा? 7 + 4 11, ठीक है। तो ये तीनों जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप 5 to 6 एक्टिविटीज कर पाएंगे। ये चीज़ क्लियर है? तो तीनों में से जो हाईएस्ट होगा वही ई होगा, 17। ये क्लियर है? नाउ मैं आप लोग को एक थोड़ा सा और दिमाग लगाइए। 3 तक तो आप पहुंच गए थे 13 डेज में, ठीक है। अब मिनिमम 13 डेज से पहले इसके आगे की एक्टिविटीज शुरू नहीं हो सकती। दैट मीन्स 13 डेज पे अगर ये शुरू हो जाती है जल्द से जल्द, तो जल्द से जल्द हम 5 में कितना वक्त तक पहुंचेंगे? 13 + 4 17, ठीक है। यही हाईएस्ट था। उसके बाद और एक रास्ता क्या बचता है? ये वाला 7 + 4 11। तो 11 और 17 से क्या ज़्यादा है? 17। आपको ये वाली रास्ते फिर से देखो, ये दोनों फिर से कैलकुलेट हुआ ना, 1 2 3 एंड 1 2 3। ये तो ऑलरेडी हम लोग कर चुके थे जो हाईएस्ट था। इसके बाद का आप देखिए 13 + 4 17, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, न्यू जब करेंगे तो ऐसे कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद 5 to 6। अब 6 में आने के लिए 6 काम आप जल्दी से जल्दी कब कर सकते हैं? प्रोजेक्ट ड्यूरेशन पे, ठीक है। क्योंकि हमने प्रोजेक्ट ड्यूरेशन निकाला नहीं है, पहले हम लोग ई निकालते हैं, उसके बाद हम लोग प्रोजेक्ट ड्यूरेशन निकाल के देखेंगे कि एक्चुअली में उतना आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। अब 6 तक आप जल्द से जल्द कितना पहुंचेंगे? देखिए 6 तक आने के लिए कितना रास्ता है? 1 to 6 एक रास्ता है, ठीक है, जिसको करने में कितना टाइम लगेगा? 4 + 2 6। और क्या है? 1 2 3 5 6, 1 2 3 5 6। इसको करने के लिए कितना टाइम लगेगा? 4 + 9 13, 4 17, 3 20, ठीक है। और क्या रास्ता है? 1 3 5 6, 1 3 5 6।
1356 करने कितना टाइम लगा, 3 + 4 7 + 3 10, और क्या है 1456 करने में कितना टाइम लगा, 7 + 4 11, 11 3 14, ठीक है। और क्या है 146 करने में कितना लगा, 7 5 12, ठीक है। तो हाईएस्ट कितना है 1 2 3 5 6 20, तो ये कितना होगा 20। या फिर आप लोग देखिए 6 तक आने के लिए डायरेक्ट आपको इमीडिएट प्रीसीडिंग 3 एक्टिविटी दिख रही है, तो मैंने पूरा पाथ का ले लिया। इमीडिएट प्रीसीडिंग एक्टिविटी देखिए, इमीडिएट प्रीसीडिंग इवेंट से कितना रास्ता है, इमीडिएट प्रीसीडिंग इवेंट कौन कौन सा है 6 का, 2 4 एंड 5। 5 का इवेंट कितना था, 5 का ई था 17, 17 + 3 20, इसका कितना था 4, 4 + 2 6, एंड इसका कितना था 7, 7 + 5 11 12। तो क्या होगा हम लोग का 20 इज द हाईएस्ट, ठीक है। इमीडिएट प्रीसीडिंग इवेंट का जो ई है उसके बाद आप जो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है उसको ऐड कर दीजिए, जो मैक्सिमम होगा उसको लिखिए, क्योंकि ऐसे तो आप बार बार पाथ नहीं लिख सकते। ये तो मैंने टोटली पाथ लिख दिया क्योंकि ये लास्ट इवेंट था। सो जो हाईएस्ट होता है वही प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है आप लोग का, यही क्रिटिकल पाथ है। 1 2 3 5 6 यही आपका क्रिटिकल पाथ है। तो इसका जो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है, स्टार्टिंग जो ई है, जल्द से जल्द हम लोग यहाँ पे 20 डेज में पहुंच सकते हैं, क्योंकि वही मिनिमम प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है। क्लियर हुआ? आई होप आप लोग को ई कैलकुलेट करना आ गया। अब देखिए ईएसटी हम लोग निकालेंगे, ठीक है। ईएसटी मैं यहीं पे निकाल दे रही हूँ गाइस, क्योंकि मुझे फिर से लिखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे एक्टिविटी 1 to 2, एक्टिविटी 1 to 2 का ईएसटी क्या होगा, 1 to 2 का जो टेल इवेंट है, टेल इवेंट का जो ई है वो उसका ईएसटी होगा, ठीक है। 1 to 2 का टेल इवेंट क्या है 1, 1 का ई कितना है 0। वैसे ही 1 to 3 का टेल इवेंट क्या है 1, 1 का ई क्या है 0। 1 to 4 का टेल इवेंट क्या है 1, 1 का क्या है 0। पहले जो स्टार्टिंग एक्टिविटीज होते हैं उसके ईएसटी हमेशा क्या होंगे 0 0 एंड 0, ठीक है। देन एक्टिविटी 2 to 3, 2 to 3 का टेल इवेंट क्या है 2, 2 का ई कितना है 4, सो 2 to 3 का क्या होगा 4। उसके बाद है 4 to 5, देखिए 4 to 5 का टेल इवेंट क्या है 4, 4 का ई कितना है 7, सो 4 to 5 का कितना होगा 7। मतलब कि ये जो स्टार्टिंग एक्टिविटी ना, दिस इज द टेल इवेंट, ठीक है। 2 to 3 का टेल इवेंट क्या है 2, 4 to 5 का टेल इवेंट क्या है 4, 3 to 5 का टेल इवेंट क्या है 3, 2 to 6 का टेल इवेंट क्या है 2। तो आप ये सारे इवेंट का ई यहाँ पे लिख देंगे। 3 to 5 में 3 का ई देखिए 13, 2 to 6 में 2 का देखिए 4, 4 to 6 में 4 का देखिए 7, एंड 5 to 6 में 5 का देखिए दैट इज 17। क्लियर हुआ गाइज आप लोग का? सो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा ई का मीनिंग क्या है। जल्द से जल्द हम एक एक्टिविटी को कितना जल्दी शुरू कर सकते हैं, दैट इज ई फॉर द इवेंट, दैट इज ई फॉर द टेल इवेंट, ठीक है। एक एक्टिविटी को हम जल्दी से जल्दी कितना शुरू कर सकते हैं उसको हम लोग बोलेंगे ईएसटी फॉर द एक्टिविटी एंड ई फॉर द टेल इवेंट। क्योंकि स्टार्ट कब कर रहे हैं, सो टेल इवेंट से एक्टिविटी शुरू होती है, दैट इज ई फॉर द टेल इवेंट एंड ईएसटी फॉर द एक्टिविटी। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि मैं आज आप लोग को बताऊंगी ईएफटी कैसे कैलकुलेशन होता है, ठीक है। एक मैंने बताया ईएसटी अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम और एक है अर्लीस्ट फिनिशिंग टाइम। तो ईएफटी कैसे कैलकुलेट होता है देखिए, मतलब जल्द से जल्द आप एक एक्टिविटी को कितना जल्दी कंप्लीट कर पाएंगे, दैट इज ईएफटी अर्लीस्ट फिनिशिंग टाइम, ठीक है। आप एक चीज मुझे बताओ, अगर आप 1 to 2 एक्टिविटी को 0 टाइम पे जल्दी से जल्दी शुरू कर सकते हो तो जल्दी से जल्दी खत्म कब करोगे? इसको मिनिमम लग रहे हैं 4 डेज, तो जल्दी से जल्दी आप खत्म कितना करोगे 4 डेज में खत्म करोगे। तो ईएफटी क्या होगा 4, ठीक है। जल्दी से जल्दी अर्लीस्ट फिनिशिंग टाइम, जल्दी से जल्दी कितना खत्म करोगे। 1 to 3 एक्टिविटी को जल्दी से जल्दी 0 में शुरू कर रहे हो एंड 3 दिन लग रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी आप 3 दिन में खत्म करोगे। 1 to 4 को 0 में शुरू कर रहे हो, मिनिमम 7 डेज लग रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी 7 डेज में खत्म करोगे। 2 to 3 को आप 4 दिन बाद शुरू कर रहे हो, जल्दी से जल्दी करने के लिए लग रहे हैं 9 दिन, तो जल्दी से जल्दी कब खत्म करोगे 13 डेज में। सो आप एक पैटर्न देख रहे हैं यहाँ पे। ईएफटी क्या है, ईएसटी प्लस प्रोजेक्ट ड्यूरेशन,
सो दिस इज द फॉर्मूला EST प्लस प्रोजेक्ट ड्यूरेशन होगा आप लोग का EFT, क्योंकि अर्लीस्ट फिनिशिंग टाइम है तो आप कितना जल्दी शुरू कर रहे हो प्लस उसको करने में कितना टाइम लग रहा है, तो आप लोग का आ जाएगा EFT। वैसे ही निकालिए 4 to 5 आप 7 दिन में शुरू करोगे, जल्दी से जल्दी करने के लिए लगेगा 4 दिन, तो EFT क्या होगा 11 दिन। आप जल्दी से जल्दी इसको 11 दिन में कंप्लीट कर पाओगे। वैसे ही 3 to 5 को 13 डेज में मिनिमम शुरू होगा, करने के लिए 4 दिन लगेगा, तो मिनिमम 17 दिन में आप इसको कंप्लीट कर पाओगे। वैसे ही 2 to 6 को 6 डेज में, 4 to 6 को 12 डेज में एंड 5 to 6 को 17 प्लस दिन 20 दिन में कंप्लीट करोगे, जल्दी से जल्दी। ठीक है, तो ये है आपका प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। जल्दी से जल्दी आप प्रोजेक्ट को कितना दिन में खत्म कर पाओगे 20 डेज में, वही है आपका क्रिटिकल पाथ, वही है आप लोग का प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। लिंकअप कर पा रहे हो गाइस? ठीक है, तो अभी तक तो मैंने आपको 50% बताया है। ई कैसे कैलकुलेशन होता है, EST कैसे कैलकुलेशन होता है, EFT कैसे कैलकुलेशन होता है। ठीक है, ये 2 एग्जाम्पल को आप फिर से प्रैक्टिस करना, जो मैंने करके समझाया एंड जो मैंने एग्जाम्पल लिया, इसको खुद से फिर से आप लोग ट्राई कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगी L वाला पोर्शन। ठीक है, L कैसे होता है, LFT कैसे होता है, LST कैसे कैलकुलेशन होता है, वो हम लोग रिवर्स डायरेक्शन पे जाएंगे। उसके बाद इनफ्लोट कैलकुलेशन करना बहुत ईजी है। ठीक है गाइज, आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग माय वीडियोस। आप लोग CFR की वीडियोस अपलोडेड है, गवर्नमेंट अकाउंटिंग के एंड SPM का टोटल थ्योरी अपलोडेड है गाइस, मर्जर एक्विजिशन अपलोडेड है, बिजनेस वैल्यूएशन का 80-90% वीडियोस अपलोडेड है, जो स्टूडेंट्स बहुत लाइक कर रहे हैं। तो प्लीज़ अगर आप लोग न्यू है मेरे चैनल पे तो आई बटन पे आपको सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, आप लोग जाके एक बार मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।